हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे साइंस में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी थ्योरी वाली, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास रहेगी। और अभी तक हमारे केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो 24 क्लासें हो गई हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको पात्रता परीक्षा का जो आपका सिलेबस है उसको पूरा का पूरा कवर करवाने का प्रयास किया है। तो जो पात्रता परीक्षा में आपका फर्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री का दिया गया है वो है पदार्थ। तो पदार्थ जब आप पढ़ेंगी तो पदार्थ एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और पूरी की पूरी केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो पदार्थ जो है इसका हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण में एक तो हम पढ़ते हैं भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस। और फिर हम पढ़ते हैं रासायनिक आधार पर, ठीक है। तो रासायनिक आधार पर पढ़ते हैं तत्व, तत्व के बाद पढ़ते हैं यौगिक और मिश्रण। अब जो मिश्रण होते हैं, तत्व होते हैं, इनके भी अपने अपने प्रकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हम पिछले लेक्चर्स में कवर करवा चुके हैं। और अलग से हमने एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। आप सारी क्लासों को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा आपको मिल जाएगा। पूरी की पूरी थ्योरी आपकी यहाँ क्लियर होगी। और आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम आयनन विभव और संयोजकता पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर हमने करवाए उसमें आपको आवर्त सारणी का पूरा इतिहास कराया कि आवर्त सारणी क्या होती है, किस विद्वान ने आवर्त सारणी को किस रूप में व्यवस्थित किया है। क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री में, यदि आप केमिस्ट्री पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो आवर्त सारणी तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। क्योंकि पूरी की पूरी आवर्त सारणी जो है उसमें जो तत्व हैं आप पूरी केमिस्ट्री में उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी सबसे पहले जो लेकर के आए थे वो कौन थे? डॉवे राइनर जिसे कहते हैं, उन्होंने त्रिक मॉडल बताया था, ठीक है। फिर आपके जो आते हैं न्यूलैंड आते हैं, उन्होंने अष्टक नियम बताया, ठीक है। इसके बाद लोथर मेयर आए, उन्होंने वक्र के रूप में आपकी तत्वों को व्यवस्थित किया। फिर मेंडलीफ, जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, उन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर। लेकिन जो वर्तमान में हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसने दी है? तो मोजले ने दी है। और किस आधार पर दी है? तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। अब इन्होंने जो है इनकी जो आवर्त सारणी है उसकी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती थी, गुण जो हो सकते थे, वो आपको पिछले लेक्चर में हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप सारे लेक्चर ज़रूर देख लें, तभी जा कर के आपको जो आगे टॉपिक हम कवर करवाते वो समझ में आएंगे। जैसे आप आयनन विभव पढ़ेंगे या जो संयोजकता पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको आवर्त सारणी का ज्ञान भी होना चाहिए कि क्या होती है आवर्त सारणी। अभी हम कहेंगे वर्ग 1 में जो तत्व होंगे उनकी संयोजकता इतनी होगी, तो अब आपको वर्ग 1 भी तो पता होना चाहिए। वर्ग 2 क्या है, एस ब्लॉक के तत्व क्या है, पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो अभी हमारी ये आवर्त सारणी ही चल रही है। और एक बार जब आप अच्छे से आवर्त सारणी को कवर कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी पकड़ होगी और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे पाएंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी में हम कई गुण पढ़ कर के आए हैं ऊपर कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर आयनन विभव का मान घटता है या बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है या घटता है, त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, आकार या आमाप क्या होता है, परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा या घटेगा, फिर आपकी संयोजकता जो है किस वर्ग की क्या रहेगी। तो ये जो शब्द बीच बीच में आ रहे हैं, आयनन विभव, संयोजकता, त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, क्या होते हैं, यही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो हमारा 24 नंबर का लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था तत्वों के गुणों में आवर्तिता। मतलब एक क्रम होता है जो आपने पढ़ा होगा, 2, 8, 8, 18 का क्रम चलता है। तो इसमें जो गुण होते हैं तत्वों के उनमें फिर रिपीटेशन होने लगता है। मतलब 2 में जो आपकी प्रॉपर्टीज पाई जाएगी इस वर्ग में, मतलब इस तत्व में, वह 7 तक नहीं होगी। फिर जो 8वां तत्व आएगा उसमें पुनः से यही गुण देखने को मिलेंगे। तो ये होती है आवर्तिता। तो इसका एक क्रम चलता है, ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद परमाणु त्रिज्या क्या होती है ये आपको बता दिया। फिर परमाणु आकार क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है।
वह कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है या कौन सा सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम आयनन विभव पढ़ेंगे जिसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, और संयोजकता कैसे निकाली जाती है किस वर्ग की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और संयोजकता से तो आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो देखिए, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी क्या कहलाती, एक ही बात है, चाहे आयनन विभव कहें या चाहे आयनन एंथैल्पी कहें। अब देखिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो अब आपको हम परमाणु की पूरी संरचना बता चुके हैं, कक्षा क्या होती, बाह्यतम कक्षा क्या होती, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा, बाकी अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जोड़ क्या कहलाएगा, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो जो जैसे मान के चलिए हमारा परमाणु है, ठीक है, परमाणु के बीच में क्या होता है, आपका नाभिक होता है, फिर आपके इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो इन कक्षाओं का अपना अपना नाम होता है, जैसे जो सबसे नज़दीकी कक्षा होती है उसे के कहते हैं, फिर एल, फिर एम। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के अंदर उपकक्षाएं होती हैं जिसे हम एस, पी, डी, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ क्या कहा गया है, आयनन विभव क्या कहलाएगा, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसी को हम आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहेंगे, ऊर्जा एंथैल्पी कहेंगे। अब देखिए, आवर्त सारणी जो होगी, तो आवर्त सारणी आपको बता चुके हैं, यहाँ हम आपको बस इस तरीके से बता सकते हैं। आवर्त सारणी जो है तो ये बाएं ओर है और ये है दाएं तरफ। ठीक है, तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, तो आपको पता है, जैसे यहाँ आपका हाइड्रोजन है तो इसका 1 है, फिर यहाँ आप पढ़ेंगे हीलियम तो उसका 2 होगा, तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, कहाँ, बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसका उल्टा यदि हम कर दें कि दाएं से बाएं जाएंगे तो आयनन विभव क्या होगा, तो घटेगा, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अब देखिए, इसी तरीके से दिया है वर्ग में, जो ये वर्ग जो हमारे होते हैं तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान क्या होगा, घटेगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आयनन विभव क्या कहलाता है, तो सबसे बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा खर्च होती है वही क्या कहलाती है, आपकी आयनन विभव। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, अब इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि बताइए किसका आयनन विभव सबसे अधिक होगा, ऑप्शन देगा, पहला हाइड्रोजन दे दिया, दूसरा आपका हीलियम दे दिया या अन्य ऑप्शन, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बाएं से दाएं गए हैं तो आयनन विभव क्या हुआ, बढ़ा, और दाएं से बाएं आए हैं तो आयनन विभव घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपकी आवर्त सारणी जो हम वर्तमान में पढ़ते 118 तत्व हैं, तो किसी को भी ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, तो बिल्कुल आयनन विभव का उल्टा होता है ये। ठीक है, तो वो हो गया आपका आयनन विभव या फिर ऊर्जा एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण, वहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर। ठीक है, यहाँ होगा किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, क्या, जोड़ने पर जो ऊर्जा खपत होगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये शब्द होते हैं, आवर्त सारणी में निकल करके आते हैं और यहाँ से खूब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, जो आपकी इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा खपत होगी, जो ऊर्जा व्यय होगी, वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और उल्टा कर दें दाएं से बाएं आने पर तो घटेगा, और ऊपर से नीचे आने पर भी इसका मान क्या हुआ, घटेगा। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए, परमाणु आकार, परमाणु आयतन, त्रिज्या, ये हम पढ़ चुके थे, एक बार फिर से बता दें कि जो परमाणु आकार है या जो परमाणु आयतन है, तीनों अलग अलग हैं, या परमाणु जो त्रिज्या है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनका जो परमाणु आकार है, परमाणु आयतन है और परमाणु त्रिज्या है, ये घटती है। कहाँ, बाएं से जब हम दाएं जाएंगे तो ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, इस तरीके से बढ़ेंगी। तो याद रखिए। ठीक है,
आप क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको तत्व देगा ऑप्शन में और कहेगा बताइए किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, किसका परमाणु आकार सबसे अधिक है, किसका सबसे कम है, या फिर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले। बस आपको तो ये याद रखना है कि आवर्त सारणी में कहाँ पर कौन से तत्व स्थित हैं, कौन सा वर्ग क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए आपको आवर्त सारणी में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि एक बार जब आप पूरी आवर्त सारणी को अच्छे से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए चलिए। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता, जो कि आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसी। किसी तत्व, आपसे 4 तत्व दे देगा और कहेगा बताइए किसकी संयोजकता सबसे अधिक है, या कहेगा कि जो हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन में दे देगा 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए संयोजकता, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ पर आप एक शिफ्ट में यदि देखेंगे तो संयोजकता वाले टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता भी क्या होता है, एक आवर्ती गुण ही होता है, मतलब आवर्त सारणी का ही ये एक गुण है। इसकी परिभाषा, वैसे परिभाषा तो नहीं पूछी जानी, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, किसी एक तत्व की दूसरे तत्व से जोड़ने की या संयोग करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। या सिंपल भाषा में कहें कि जो कोष होते हैं, जो हम कोष पढ़ करके आ रहे हैं, जो हम सेल पढ़ करके आ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बाहरी सेल होता है, सबसे बाहरी कोष होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या है, संयोजकता है। और आपको यहाँ 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको क्या याद रखना है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, एक बात, ठीक है। क्या याद रखना है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, एक बात हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आपको बता चुके हैं किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जब आपको पता होगा कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तभी तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर इसके लिए आपको हम सारी चीज़ें बता चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं, बोर-ब्यूरी योजना क्या होती है, ठीक है। 2 8 8 18 32 का क्रम कैसे चलता है, आप बाहु थ्योरी क्या है, 1s2 p3 ऐसे क्या कहलाते हैं। सबसे पहले जो एस उपकोष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आपको याद रखना है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहलाता है, ये अभी आगे आपको बताएंगे। तो 3 चीज़ें यदि आपको ये पता है तो आप आसानी से किसी भी तत्व की संयोजकता आप निकाल सकते हैं। और आप वैसे रट भी सकते हैं, ठीक है, कि वर्ग जो समूह 1 होगा उसकी 1 संयोजकता होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी, 4 तक तो आप याद रख सकते हैं। यदि किसी तत्व की या जो समूह है उसकी संयोजकता या अंतिम कोष में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। लेकिन जब 5 होता है किसी तत्व के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 5 हैं या 6 हैं, 7 हैं, तो फिर उनकी संयोजकता थोड़ी सी अलग से निकालनी पड़ती है, मतलब उसमें अष्टक नियम लगने लगता है, ठीक है। तो क्या है ये संयोजकता, कैसे निकालते हैं, देखिए इतना तो आप समझ गए संयोजकता क्या कहलाती है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या है, संयोजकता है। अब देखिए यहाँ संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत 1916 में कोसेल और लुईस ने परमाणु संरचना के ज्ञान के आधार पर संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन होते, ये भी डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखिए किसने ये सिद्धांत दिया। अब देखिए इन्होंने कहा कि किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको हम ये भी बता चुके हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और आपके कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। मान के चलिए ये आपका एक क्या है, परमाणु है, क्या है, परमाणु है। परमाणु के मध्य में क्या होता है, आपका एक केंद्रक है। फिर आपका जो केंद्रक होता है उसके बाद विभिन्न जो कक्षाएं होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन कक्षाओं में आपके चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक, मान के चलिए परमाणु के अंदर क्या है आपका ये, परमाणु के अंदर है आपका ये नाभिक, न्यूक्लियस। क्या है परमाणु के अंदर,
आपका ये न्यूक्लियस है। फिर ये आपकी कक्षाएं हैं। सबसे जो निकट में कक्षा है वो K कक्षा हो गई, फिर उससे जो दूर है वो L हो गई, उससे जो दूर है वो M होगी, सबसे बाहरी जो कक्षा होगी वो N होगी। K L M N इस तरीके से हम इसको बताते हैं। फिर प्रत्येक कक्षा के अंदर क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं। तो K के अंदर S उपकक्षा होगी, P होगी, D होगी, F होगी। इस तरीके से हर कक्षा के अंदर क्या होंगी, उपकक्षाएं होंगी। तो जो सबसे बाहरी कक्षा है, इसमें जो सबसे बाह्य आप कोष देख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सबसे बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर अंदर जितनी भी कक्षाएं हैं, इन सब कक्षाओं का योग जो होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये आप समझ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। सबसे बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। अब देखिए, जिन तत्वों के परमाणु के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो देखो, यदि बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहीं से आपका अष्टक नियम स्टार्ट हो जाता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक क्रम चलता है, 2 8 8 18 18 32 का। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपना जो है पूर्ण कर लेगा, जो ग्रुप है उसको पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर इसको कहने लगते हैं। 7 तक तो चल जाएगा, उसमें आपको माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देखते होंगे जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें जो अंतिम आपका जो समूह होता है उसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है, और इसका एक अपवाद है हीलियम। यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में आप देखेंगे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और इनकी यदि कभी संयोजकता पूछता है तो इनकी संयोजकता 0 निकल करके आती है। कितनी आती है, 0। जैसे यहाँ पर दिया गया है नियॉन, क्या दिया है, नियॉन। अब नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 10 है। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 इस तरीके से निकालते हैं। फिर 2p6 हो गया, तो 6 2 8 और 2 10 हो गए। यहाँ पर फिर क्या आता है, 1s 2s 2p 3s आता है, ठीक है। 3s आएगा तो यहाँ पर कितना, 2 भर देंगे तो ये टोटल 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए यहाँ खाली क्या बचा। यहाँ तो इसको दूसरे तत्व से संयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 के 10 यहाँ पर भर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संयोजकता है वो 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 0। तो आप इस तरीके से किसी की भी संयोजकता निकालेंगे आखिरी समूह की तो वो 0 निकल करके आती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और इसी को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखिए अगला जो क्रम चलेगा, जिनके संयोजी कोष में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता वही होगी। अब आप जो आवर्त सारणी देखेंगे उसमें आपका जो समूह 1 होगा, जो 2 होगा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चलेगा ये पी ब्लॉक को छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये होता है आपका एस ब्लॉक, ये बीच में होता है डी ब्लॉक, यहाँ होता है पी ब्लॉक। तो जो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ 3 4 इस तरीके से चलेगा। तो जिनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे या 4 रहे, उनकी संयोजकता वही होगी। जिसके अंतिम या संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। जिसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो उनकी संयोजकता 2 ही होगी। 3 है तो 3 रहेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो अंतिम कोष में तो संयोजकता कितनी होगी, 4। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से। जैसे आवर्त सारणी में आप एस ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं तो इन तत्वों की संयोजकता वही होती है जो इनकी समूह संख्या है। तो आवर्त सारणी में आप एस ब्लॉक कौन सा होता है, जिसमें आपका यहाँ पर क्या आता है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है। एक तो ये है, और एक यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, तो ये 2 जो समूह हैं ये आपके एस ब्लॉक कहलाते, ठीक है। तो इनकी संयोजकता जो समूह 1 है उसकी संयोजकता 1 ही रहेगी। अब इसको हम निकाल कर भी बताएंगे किस तरीके से। अब जो समूह 1 है वो क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, और इनकी संयोजकता 1 रहेगी। ये आपकी आप बाहु की थ्योरी है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p इस तरीके से भरते हैं। अब जो एस आपका सब कोष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। कम हो सकते, 1 हो सकता, लेकिन 2 से अधिक नहीं होंगे। फिर पी में कितने भरेंगे, 6। फिर डी में अधिकतम कितने भर सकते, 10। और एफ में कितने भर सकते हैं, अधिकतम 14, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए जो समूह 1 है उसमें कौन कौन से आपके तत्व आते हैं, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, और भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद क्या रखना है
कि ये जो तत्व हैं, अब देखिए जो हाइड्रोजन है यहाँ पर बताया कि 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो परमाणु क्रमांक, एक उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमें भरना है तो सबसे पहले एस सबको उसमें जाएंगे, ठीक है। तो 1s2 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1s1 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ 1s1 रहेगा, 2 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 1 होगा। कैसा 1s1। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो संयोजकता कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। इसी तरीके से लिथियम, देखिए लिथियम में 1s2 2s1, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो तीनों भरेगा, ठीक है। तो यहाँ ये अंतिम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकोश, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, 1। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से सोडियम को आप भरिए 1s2 2s2, फिर पी कक्ष में जाएंगे तो 6 अधिकतम हो सकते हैं, फिर ऐसा आएगा तो इसमें 1 हो गया, ठीक है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, 1। तो इस तरीके से जो समूह 1 है उनके तत्वों की संयोजकता 1 रहेगी। फिर देखिए समूह 2, तो इसमें क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी संयोजकता 2 ही रहेगी, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए अब इसमें कौन कौन से आपके तत्व आते, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए 1s2 2s2। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो ये कितने साझा करेगा, 2। और जिससे जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, उतनी ही इनकी संयोजकता होती है। तो इसकी कितनी हो गई, 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि समूह 1 की संयोजकता 1 रहेगी, 2 की संयोजकता 2 रहेगी। लेकिन आपको तत्व पता होने चाहिए कि किस समूह के कौन से तत्व हैं, तब आप ये डायरेक्ट बता पाएंगे। और यदि आपको ये पता नहीं है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए कि और परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे कह दिया, बताइए कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी। अब आपको पता नहीं है कि जो कैल्शियम है वो किस समूह का तत्व है, तो फिर तो आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक है 20। फिर इसको आप किस तरीके से भरेंगे, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही आपकी संयोजकता है, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। अब देखिए बीच के डी ब्लॉक को यदि हम छोड़ दें, संक्रमण धातुओं को छोड़ दें, तो फिर आप समूह 13 देखिए, 14, 15, 16 और 17 देखिए। इनकी संयोजकताएं क्रमशः समूह 13 की 3 रहेगी, 14 की 4 रहेगी, 15 की 5 रहेगी, 16 की 6 रहेगी, 17 की 7। तो क्या यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि इनकी संयोजकता इतनी है? तो अभी आपको ऊपर बताया कि जिस तत्व के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 रहे, 3 रहे और 4 रहे, तो उनकी संयोजकता वही होगी। लेकिन जब अंतिम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5, 6 और 7 हो जाता है, तो फिर यहाँ अष्टक नियम का पालन करते हैं और इसे फिर 8 में से माइनस करना होता है। 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका जो समूह 15 होगा उसकी संयोजकता 3 होगी। समूह 16 की संयोजकता 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगी। और फिर आपके समूह 17 की संयोजकता आप 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 होगी। ये नियम यहाँ पर चलेगा, तो यही आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखिए लिखा है अंतिम कोश में 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होने पर तो संयोजकता वही होगी 3 और 4। लेकिन अंतिम कोश में यदि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो अष्टक नियम के अनुसार संयोजकता 8 - 5 बराबर 3 हो जाएगी, 8 - 6 बराबर 2 और इसकी 1 हो जाएगी। 15, 16 और 17 की बात की है। अब हम एक एक करके समूह देख लेते हैं ताकि आपका जो है यहाँ पर चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से। तो देखिए वैसे तो हमने पढ़ लिया समूह 1 की संयोजकता कितनी है, 1 है, 2 की कितनी है, 2 है, 13 की कितनी है, 3, 14 की कितनी है, 4। अब 15, 16 और 17 की कैसे निकालनी है, तो पहले हम 13 की भी देख लेते हैं कि क्यों इसकी संयोजकता 3 है। तो देखिए समूह 13 में आपके कौन कौन से तत्व आते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया है बोरॉन। बोरॉन की जो परमाणु क्रमांक वो 5 है, एल्यूमिनियम 13 है, गैलियम 31 है, इंडियम 49 है और थैलियम 81 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है बोरॉन। तो यदि आपको डायरेक्ट पता है कि बोरॉन समूह 13 का सदस्य है तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, आपका समय भी बच जाएगा कि 13 का सदस्य, इसकी संयोजकता 3 होगी। लेकिन आपको ये डायरेक्ट बोरॉन ना देकर गैलियम दे दिया तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो गैलियम का फिर आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए,
ठीक है। और यदि परमाणु क्रमांक पता है तो परमाणु क्रमांक पता होने से आप डायरेक्ट संयोजकता नहीं बता सकते, आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो जो बोरॉन है तो आपसे यही कहेंगे कि लगभग 30 तक के परमाणु क्रमांक तो आप रट लें और तत्व याद कर लें कि कौन सा तत्व कहाँ स्थित है, ठीक है, किस तत्व का किस वर्ग का सदस्य है, कौन से समूह का सदस्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समूह 13 का पहला सदस्य बोरॉन, परमाणु क्रमांक कितना है 5। अब इसको आप भरिए तो पहले एस कक्ष में जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने भर सकते हैं 2, फिर जाएंगे आपके पी कक्ष में, पी में कितने भर सकते हैं 1 भर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ ये कह देंगे कि आपके जो पी है यहाँ पर अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता ये गलत हो जाएगा आपका, थोड़ा समझिए। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p1, यहाँ पर कितने हो गए आपके टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 1 5। अब यहाँ आपको एस कक्ष पूरा भर गया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और पी का कितना 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसकी मिलाकर के संयोजकता कितनी होती है 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। आप अब यहाँ कहीं पर भी देखिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने की। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ किस तरीके से, यहाँ तो आपके डी आपका सब कोष आ गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ अष्टक पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ। अब बचेंगे यहाँ कितने 2 बचे और 1 ये हो गया तो 3, इस तरीके से यहाँ पर आपके 1 ये हो गया तो 3 संयोजकता हो जाती है, ठीक है। अगला समूह देखिए 14, तो डायरेक्ट आपको पता है 14 की संयोजकता 4 होती है। अब निकाल कर देखिए इसमें कितने कौन कौन से आपके तत्व आते हैं, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, लेड 82। तो यहाँ देखिए आपको ये भी संकेत याद रखने हैं कि लेड को क्या कहते हैं, पीबी कहते हैं, टिन को एसएन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, तो वैसे तो आप बता सकते कि कार्बन समूह 14 का सदस्य है, संयोजकता इसकी 4 होगी, लेकिन निकाल कर देखिए परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से भरेंगे 1s2 2s2 2p2, वैसे इसमें 6 जाते हैं, ये अधिक हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 2 10 हो जाएगा, हमें तो 6 भरने हैं। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 हैं और एस में कितने थे 2 थे, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए 4, इनकी संयोजकता कितनी हो गई 4। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, अंतिम कोष जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है और यही साझा करेगा इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ वही नियम फिर से लगेगा, यहाँ 10 आप देख रहे हैं, 10 देखिए यहाँ टोटल आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 2 14, 15 16, 16 और 10, मतलब आप इनको 26 और 6 32, इस तरीके से इसकी संयोजकता 4 कैसे आई, यहाँ अष्टक पूर्ण हो रहा है तो यहाँ 8 तो आपका अष्टक में चला गया, यहाँ 2 बचेगा और 2 ये हैं तो 2 मिलाकर 4 हो जाएगा। आप इसी तरीके से जैसे हमने जर्मेनियम का निकाल दिया, आप 10 का निकाल करके बताइए कैसे निकालेंगे इसकी संयोजकता। फिर देखिए समूह 15, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है। समूह 15 में कौन कौन से सदस्य आते हैं, जैसे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक है 7, फास्फोरस 15 परमाणु क्रमांक है, आर्सेनिक का कितना है 33 है, एंटीमनी का कितना है 51 है, विस्मत का कितना है 83 है। तो नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 7 है। अब आप इलेक्ट्रॉन भरिए, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं और यहाँ पर अंतिम कोष में कितने हैं 3 हैं, तो टोटल कितने हो गए मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ अष्टक पूर्ण करना है तो यहाँ 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ना कि 5, वरना आप डायरेक्ट बोल दें कि समूह 15 की 5 होती, जो गलत हो जाएगा। यहाँ हम माइनस करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये आपको बता दिया। इसी तरीके से फास्फोरस की आप निकाल सकते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो टोटल 5 हो गए, 5 8 में से हम माइनस कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ वही नियम लग जाएगा अष्टक का, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 है तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 और इसको हम 8 में से माइनस कर देंगे तो 3 संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। तो समूह 15 की संयोजकता कितनी है 3। अब ये हम समूह वाइज बता रहे हैं आपको, आप किसी भी तत्व की बिना समूह के भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब समूह जो 16 दिया है इसी तरीके से आप 16 की निकाल सकते हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, आपका सेल्यूनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम याद रखिए इसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, ठीक है। तो
जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। अब आप इसमें भरेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 कितने हो गए, 6। 8 में से 6 घटा दीजिए। सल्फर के निकालिए, इसी तरीके से आप सेल्यूनियम के निकाल सकते, हर एक चीज़ के आप यहाँ पर जो है संयोजकता निकाल सकते हैं। फिर समूह 17, समूह 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन है। तो आप फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9, तो यहाँ 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो 7 को आप 8 में से घटाइएगा तो आ जाएगी संयोजकता 1। तो ये तो हो गए आपके एस और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता। ठीक है, अब जैसे आपका तत्व दिया गया है एंटीमनी या स्कैंडियम दिया है, ठीक है, तो स्कैंडियम का आप कैसे निकालेंगे संयोजकता। तो जैसे यहाँ इसका परमाणु क्रमांक है 21, कितना है, 21 है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखिए, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही आपका क्या होगा, स्कैंडियम की संयोजकता होगी। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें यदि पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, या तो आप रट लेंगे और रटने पर अधिकांश क्वेश्चन गलत हो जाते कन्फ्यूजन में। तो आप यदि नियमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आवर्त सारणी में जो हमने शब्दावली पढ़ी थी कि आपकी आवर्तिता क्या है, अष्टक नियम क्या होता है, आवर्तिता के बाद परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु आयतन क्या है, परमाणु आकार क्या है, आयनन विभव क्या है, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहलाती है, संयोजकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इनसे कवर कर सकते हैं। बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। ठीक है, अब जैसे हमने संयोजकता पढ़ ली तो यहाँ से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई तत्व दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताइए संयोजकता इसकी कितनी है, या फिर कहेगा 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक संयोजकता कितनी है, या पूछेगा 0 संयोजकता वाला समूह कौन सा है, 3 संयोजकता जिसकी होती है वह समूह कौन सा है, किसी तत्व की संयोजकता हम कैसे ज्ञात, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पर संयोजकता समझ गए होंगे। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, आवर्त सारणी अपने सामने रखिए और किसी भी तत्व की आप संयोजकता निकालने का प्रयास करिए। और आवर्त सारणी को आप दिन में कम से कम 2 बार जरूर एक समझ करके पढ़िएगा, ताकि आप उसके तत्वों को समझ पाएँ। और जब हमें आवर्त सारणी ज्ञात हो जाती है तो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि कहाँ पर कौन सा तत्व है और इसकी क्या जो है क्षमता है, इसकी क्या जो है कैपेसिटी है। ठीक है, हर एक चीज़ आप समझ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, कल इसके आगे का टॉपिक जो भी होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे जो है बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। पहले कोशिका वाले सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके थे, ऊतक वाले जो हैं प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। पहले हमने बायोलॉजी की थ्योरी आपको कवर करवा दी है, लगभग 65 क्लासें बायोलॉजी की हो गई थी थ्योरी वाली, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी के नाम से। आप पहले उनको देखिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो वहाँ दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरा विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं, ताकि इसके इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पर अब तो स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको पूरा और अच्छा कंटेंट देने की। तो थोड़ा सा आपका भी एफर्ट बनता है कि आप भी क्लासेस को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।